हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक या दो प्रश्न अवश्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं सुपर गेहूँ, सुपर बीट के बारे में अपन इसमें जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है गेहूं अनुसंधान निदेशालय। जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय वो कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर स्थित है। तो जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय WDR है करनाल, हरियाणा में, उसके द्वारा गेहूं की किस्मों में 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी लाई गई, जिसे सुपर गेहूं नाम दिया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर में गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया? सुपर गेहूं नाम दे दिया। आ गया होगा आपको समझ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड आता है अपना ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, पौधों की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने को आनुवांशिक रूपांतरित पादप कहते हैं। देखिए पहले देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। पौधे की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने को आनुवांशिक रूपांतरित पादप कहते हैं। मतलब जो पौधा है उसकी संरचना और जीन में बदलाव जिस लाते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं आनुवांशिक रूपांतरित पादप। ठीक है, परंपरागत पौधों की किस्मों में एक और एक से अधिक अतिरिक्त जीन जो मनुष्य के लिए लाभदायक हों, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों में डाली जाती है, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी तंबाकू, बीटी मक्का, रूपांतरित सोयाबीन, रूपांतरित सरसों एवं सुनहरा धान। तो क्या होता है कि परंपरागत पौधों की किस्मों में एक या उससे अतिरिक्त जीन, मतलब जो पौधा होता है परंपरागत पौधा, उसमें अपन एक या उससे ज़्यादा जीन डालते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो, हानिकारक नहीं होना चाहिए, लाभदायक हो। वो अपन किसकी मदद से करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कृत्रिम रूप से डाला जाता है ये। ठीक है, जो जीन होता है वो कृत्रिम रूप से पौधों में डाला जाता है, किसके हेल्प से? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। तो उसके उदाहरण आपने नीचे देखेंगे अपन अभी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसजेनिक पादप क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो ट्रांसजेनिक पादप में पहला अपना आता है बीटी कपास, बीटी कॉटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीटी कॉटन। अमेरिकी कपास के पौधों में बेसिलस सोरेंजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के जीन प्रौद्योगिकी द्वारा कपास के पौधों में डाला गया, जिसे बीटी कपास कहते हैं। तो क्या होता है कि अमेरिका कपास का पौधा है, उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है बेसिलस सोरेंजेनेसिस नामक। ठीक है, जो जिसको अपन ने प्रौद्योगिकी की मदद से कपास के पौधों में अपन ने डाला गया। ठीक है, जो जीन था इसका बेसिलस सोरेंजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का जो जीन था, वो अपन ने प्रौद्योगिकी के द्वारा कपास के पौधे में डाला, जिसे अपन बीटी कपास कह देते हैं। तो नाम याद रखना है आपको, बेसिलस सोरेंजेनेसिस नामक बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीटी कपास में बेसिलस सोरेंजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन क्राइजीन पाए जाते हैं, जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कपास की प्रमुख लटों के प्रकोप से बचाता है। देखो क्या होता है कि बीटी कपास में आपने अभी ऊपर बताया था अपन ने कि बेसिलस सोरेंजेनेसिस नामक पदार्थ अपन डाल ही रहे हैं, बैक्टीरिया, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं प्रोटीन उनमें पाए जाते हैं। अब वो क्या पैदा करते हैं? डेल्टा एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं वो। तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन क्या करता है? एक बीमारी होती है कॉटन बॉल वॉर्म्स, ठीक है, उसके प्रकोप से बचाता है। किसको? कपास को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम बीटी कपास की व्यापारिक खेती 1996 में शुरू हुई, 1996 में स्टार्ट हुई थी सर्वप्रथम बीटी कपास की व्यापारिक खेती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीटी कपास की प्रथम पीढ़ी वॉलगॉर्ड फर्स्ट के लिए जिम्मेदार केवल क्राई A1AC जीन थी। तो जो प्रथम पीढ़ी थी वॉलगार्ड 1, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? कपास की प्रथम पीढ़ी के लिए
वो था, कौन सा जीन था, CRY1AC, याद रखना CRY1AC पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जबकि बीटी कपास की द्वितीय पीढ़ी वॉलगार्ड सेकंड सन 2006 में एक ऑफ और है ये वैश्विक स्तर पर व्यापारिक खेती के लिए दूसरी जीन CRY1AC एवं CRY2AB से शुरू हुई। देखिए एक जीन तो अपन को ऊपर पढ़ी ली थी अपन ने CRY1AC, दूसरी अपन ने आई CRY2AB, ठीक है। तो इनको सन 2006 में वैश्विक स्तर पर व्यापारिक खेती के लिए मतलब दोहरी अपने जीन्स शुरू हो गई थी अपनी CRY1AC CRY2AB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। भारत में बीटी कपास को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति आनुवंशिक अभियांत्रिक सहमति समिति GEAC पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मार्च 2002 में दी गई। तो बीटी कपास को भारत में व्यापारिक रूप से उगाने की खेती की मान्यता मतलब कब प्राप्त हुई, तो वो अपनी हुई थी मार्च 2002 में, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी वो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी सहमति समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2002 में भारत में बीटी कपास 50,000 हेक्टेयर में बोई गई। 2002 में भारत में बीटी कपास कितने हेक्टेयर पर बोई गई, 50,000 हेक्टेयर पर। और सन 2014 में भारत में बीटी कपास 11.6 मिलियन हेक्टेयर में बोया गया, जो कुल बोए गए क्षेत्रफल में 12.25 मिलियन हेक्टेयर का 95% है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि बीटी कपास कितना बोया गया 2014 में 11.6 और टोटल कपास कितना बोया गया 12.25। तो जो बीटी कपास बोया गया वो पूरे कपास का 95% है, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्थात देखिए मैंने जो आपको बताया वही, भारत में उगाए जाने वाली कपास के 95% क्षेत्रफल पर बीटी कपास उगाया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मतलब टोटल अगर 100% अपन कपास उगा रहे हैं तो 95% क्षेत्रफल पर बीटी कपास ही उगाया जाता है, ठीक है। अब विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तो वो आती है अपनी तंबाकू। किस सन में, 1987 में, ठीक है। याद रखना तंबाकू फर्स्ट ट्रांसजेनिक फसल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उगाने में यूएसए का प्रथम स्थान 44%, बाद में ब्राजील 25%, अर्जेंटीना 15% और भारत का चौथा स्थान आता है 7% के साथ। कितने, 7% के साथ। तो मतलब फर्स्ट कौन है अपना, यूएसए 44%। और अपन को याद रखना है भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का है चौथा स्थान 7% के साथ, और चीन का है छठवां स्थान 2% के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन का प्रथम स्थान है। अगर अपन से पूछ लिया जाता है पहली बात तो कि कौन सा देश प्रथम है, तो वो अपना यूएसए बोलेंगे अपन, अमेरिका। सेकंड अगर अपन से पूछा जाता है कि किस फसल मतलब कौन सी फसल उत्पादन में विश्व में ट्रांसजेनिक फसल कौन सी फर्स्ट पर है, तो वो अपनी आती है सोयाबीन। सोयाबीन प्रथम स्थान पर है, कितना, 50% के साथ। सेकंड पर अपनी आती है मक्का 23%, कपास 14%, जो द्वितीय तृतीय स्थान पर है। मतलब फर्स्ट पे तो सोयाबीन हो गया अपना 50% के साथ, सेकंड पे अपना मक्का हो गया 23% के साथ, कपास अपना होता है तीसरे पे 14% के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अब। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे अधिक शाकनाशी रोधी जीनों के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, ये जो ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं उनका उत्पादन अपन क्यों अधिक करते हैं, वो शाकनाशी रोधी जीन होते हैं के लिए मतलब किया जाता है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रेट्स के लिए अपन उसको उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा बीटी कॉटन के बारे में सारा कुछ, बीटी कपास के बारे में। अब अपन सेकंड बात करते हैं गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस आनुवंशिक रूपांतरित धान है, ठीक है। यही मैंने ऊपर आपको बताया था कि वो एक से अधिक जीन डाल देते हैं वही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बीटा कैरोटीन की प्रतिशतता बढ़ा दी,
जिससे गोल्डन राइस विटामिन ए की मात्रा अधिक है। देखिए क्या है, गोल्डन राइस में किसकी प्रतिशतता बढ़ाई गई है, बीटा कैरोटीन की प्रतिशतता अपन ने बढ़ा दी है। किसके माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपन ने गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की प्रतिशतता बढ़ा दी है। तो इसमें क्या हुआ, बीटा कैरोटीन की प्रतिशतता जब बढ़ाई तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है फिर इसमें, ठीक है, किसमें, गोल्डन राइस में। आपको आ गया होगा, समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, थर्ड आता है अपना सुपर राइस। तो देखिए पहला अपन ने पढ़ा था सुपर गेहूं, दूसरा अपन ने पढ़ा था ट्रांसजेनिक पादप, अब तीसरा अपना आता है सुपर राइस। ठीक है, सुपर राइस में क्या होता है कि सामान्य धान से 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार सुपर राइस के नाम से जाना जाता है। तो जो सामान्य धान की किस्म होती है उससे 25% अधिक अपन को उपज मिलती है सुपर राइस से, ठीक है। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था डॉक्टर गुरदेव सिंह खुस ने IRRI मनीला फिलीपींस में किया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में विकसित किया था। किसने किया था, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुस ने किया था, ठीक है। चलिए आगे होगा आपको ये समझ सुपर राइस। नेक्स्ट देखते हैं अपन हाइब्रिड धान के बारे में पढ़ते हैं अपन। विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग योन द्वारा विकसित किया गया। देखो सबसे पहले हाइब्रिड धान कहां पर विकसित हुआ था, तो चीन में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। किसने किया था, प्रोफेसर लोंग पिंग यान ने विकसित किया था, ठीक है। तो इसीलिए लोंग पिंग यान को हाइब्रिड धान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, लोंग पिंग यान, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का द्वितीय स्थान है। चीन के बाद चीन प्रथम स्थान पर है हाइब्रिड राइस के हाइब्रिड राइस के उत्पादन में। सेकंड पर अपना आता है भारत, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अपन, भारत में विकसित हाइब्रिड, एक मिनट, भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म MGR फर्स्ट, CORH फर्स्ट, MGRH फर्स्ट और CORH फर्स्ट दोनों बोलते हैं इसको। TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करना ही है ये, कि धान की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, MGR फर्स्ट, CORH फर्स्ट, जिसको किसने विकसित किया था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट अपना आता है 5वें नंबर पर हाइब्रिड सरसों, हाइब्रिड मस्टर्ड। तो सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म NRC-HB 506 एवं दूसरी NRC-HB 101 है, जो DRMR सेवर भरतपुर द्वारा विकसित की गई, ठीक है। किसके द्वारा विकसित की गई, DRMR सेवर भरतपुर। याद रखना आपके सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है, पूछा जाता है अपन से, तो NRC-HB 506। दूसरी कौन सी है, तो NRC-HB 101, किसके द्वारा, DRMR सेवर भरतपुर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर राजस्थान। तो 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन स्थापित हुआ, जो सन 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एवं रेपसीड DRMR में तब्दील हुआ। तो देखिए क्या है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पहली बात तो ये, तो वो स्थित है सेवर भरतपुर में, राजस्थान में अपना ये आता है। 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, 20 अक्टूबर 1998 को ये ICAR के अधीन स्थापित हुआ। और सन 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एवं सीड में तब्दील हुआ। DRMR मतलब डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एवं रेपसीड में तब्दील कब हुआ, ये 2009 में, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।